हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपके नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देखें मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो जापानीज मीडिया से अभी रिपोर्ट आई है, एकदम हाल फिल में, जस्ट 2-3 दिन पहले ही आया है कि इंडिया जो है अपना न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर रहा है। और क्या इंडिया इसके लिए फ्रांस का हेल्प लेगा या फिर नहीं। एक तो इंडिया के जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स है आने वाले टाइम पे, उसके बारे में काफ़ी सारा डिटेल रिपोर्टिंग की गई है। उसके बाद जो है ये फ्रांस का हेल्प इंडिया लेगा कि नहीं, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है कि हमें फ्रांस की हेल्प नहीं चाहिए। इंडिया इज़ वेरी मच सेल्फ रिलायंट। एक टाइम पे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी की काफ़ी ज़रूरत थी। उस टाइम पे रशिया का एक हेल्प रहा है। हमारा जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था INS अरिहंत, या फिर ऐसे जो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना था, उसमें रशिया का हेल्प था। ये मुझे पता है इनसाइड सोर्सेज से भी। इनफैक्ट मेरे जीजा जी खुद नेवी में हैं, तो उनको पता है। और ये तो इस्टेब्लिश फैक्ट ही है। बट उस टाइम पे हमें वाकई में ज़रूरत था और उस टाइम पे रशिया ने हेल्प किया था। बट अब जो पोजीशन पे इंडिया चला गया है, उसमें खास कोई देश अगर हेल्प करना चाहे आगे आके तो वो अलग बात है, बट हमें हेल्प की भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो खैर, जापानी कमेंट सेक्शन में कुछ इंडियंस ने भी ये अच्छी तरीके से जापानीज लोगों को समझा दिया कि वी डू नॉट सीक हेल्प, बट इफ समवन हेल्प्स अस देन इट्स यू आर मोर देन वेलकम, इंक्लूडिंग जापान। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो NRIs है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 15 साल की नेशनल डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान की घोषणा की है, जिसमें न्यूक्लियर पावर से चलने वाले वॉरशिप्स शामिल हैं और भविष्य में नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स के निर्माण को स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिनमें न्यूक्लियर पावर से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी होंगे। यह योजना भारत की नौसेना पावर को मजबूत करने की मजबूत महत्वाकांक्षा दिखाती है। इसमें नौसेना द्वारा पहली बार स्वदेशी कैरियर बेस्ड फाइटर जेट्स को शामिल करना भी शामिल है। साथ ही डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। 原子力空母を含む新たな航空母艦建造が明確に掲げられています。これに加えて यह भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को बढ़ाने की मजबूत इच्छा को दिखाता है। वर्तमान में केवल अमेरिका और फ्रांस ही न्यूक्लियर पावर से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स का संचालन कर रहे हैं, जबकि चीन के बारे में भी बताया गया है कि वह एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहा है। भारत की यह पहल उसके प्रतिद्वंद्वी चीन और दुश्मन पाकिस्तान का मुकाबला करने की कोशिश मानी जा रही है। भारतीय नौसेना इस समय 2 कन्वेंशनली पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स चला रही हैं। INS विक्रमादित्य, जो सोवियत संघ में बना था और 2014 में सेवा में आया, और INS विक्रांत, जिसे भारत में बनाया गया और 2022 में सेवा में शामिल किया गया। लेकिन इन पारंपरिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स की दूरी और अभियान की अवधि में सीमाएं हैं। इसलिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स का ऑपरेशनल एंड्योरेंस की निरंतरता को काफी बढ़ाने की उम्मीद है। 空母の導入は作戦継続能力を大幅に向上させることが期待されます。これは中国への対抗だけでなく、 ये केवल चीन का मुकाबला करने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे इंडियन ओशन रीजन में भारत के प्रभाव को बढ़ाने की स्ट्रेटेजिक एम्बिशन का स्पष्ट संकेत है। भविष्य के न्यूक्लियर पावर से चलने वाले वेसल्स, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी शामिल हैं, को समर्थन देने के लिए कम से कम 10 न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम्स की आवश्यकता होगी। भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष अनिल काकोडकर ने आत्मविश्वास व्यक्त किया कि भारत के पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स बनाने की टेक्निकल एक्सपर्टीज और कैपेबिलिटी है। हालांकि रिएक्टर लगाने योग्य पोत डिजाइन, प्रोपल्शन सिस्टम्स, न्यूक्लियर फ्यूल की आपूर्ति और प्रबंधन तथा रिएक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट जैसी हाईली एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जिन्हें केवल डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज के दम पर हासिल नहीं किया जा सकता। のみで開発するのは極めて困難な挑戦です。インド海軍は इसका विकास करना बेहद कठिन चुनौती है। भारतीय नौसेना को भारत की पहली न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत क्लास के निर्माण
और संचालन का अनुभव है। ये लगभग 110 मीटर लंबी है, 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली है, इसमें 12 SLBM लॉन्चर्स लगे हैं और यह 300 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकती है। पहला वेसल 2009 में कमीशन किया गया और 2016 में सेवा में आया। वर्तमान में 2 सेवा में हैं और कुल 4 बनाने की योजना है। हालांकि अरिहंत क्लास पूरी तरह भारत द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि इसे रूस की तकनीकी सहायता से बनाया गया, जिसके पास परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। इसके अलावा भारत ने पिछले 20 वर्षों से रूस से न्यूक्लियर सबमरीन किराए पर लेकर ऑपरेशनल एक्सपीरियंस भी हासिल किया है। 攻撃型潜水艦をリース、租借して運用経験を積んできました。しかし、原子力空母建造となると लेकिन जब बात न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने की आती है तो रूस के पास नेसेसरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए टेक्निकल कोऑपरेशन की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में फ्रांस, जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर शार्ल द गॉल का संचालन करता है, भारत के टेक्निकल कोऑपरेशन पार्टनर के रूप में एक मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। भारतीय नौसेना ने पहले ही फ्रांस से 27 राफेल एम कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स लेने का फैसला किया है और भविष्य में संख्या बढ़ाने की योजना है। वायुसेना भी अपने राफेल विमानों की संख्या बढ़ा रही है, जिससे स्पष्ट है कि दोनों देश मिलिट्री टाइज मजबूत कर रहे हैं। इसलिए न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने में भारत के फ्रांस से सहयोग लेने की संभावना अधिक है। वहीं न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे अमेरिका के साथ भारत के संबंध ट्रंप प्रशासन के बाद से टैरिफ विवादों के कारण खराब हो रहे हैं। との関係が悪化傾向にあります。また、国産化を強く求めるインドに डोमेस्टिक प्रोडक्शन की भारत की मजबूत मांग के जवाब में अमेरिका ने टेक्निकल कोऑपरेशन के प्रति सतर्क रुख अपनाया है, जिससे सहयोग करना कठिन हो जाता है। इसके विपरीत फ्रांस के पास सबमरीन्स, स्कॉर्पियन क्लास और लड़ाकू विमानों के ज्वाइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का अनुभव है और उसने राफेल के लाइसेंस्ड प्रोडक्शन को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। राफेल एम के विकास अनुभव के साथ फ्रांस का सहयोग 15 साल की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में शामिल डोमेस्टिक कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित करने की भारत की योजना को भी बड़ा समर्थन देगा। हालांकि भारत के पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की महत्वाकांक्षा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भारत अमेरिका या चीन की तरह एयरक्राफ्ट कैरियर सुपर पावर बनने का लक्ष्य नहीं रखता। わけではないとの見方もあります。海軍は既存の2隻を合わせ नौसेना 2 मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की योजना बना रही थी, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि सरकार एक ही समय में 3 कैरियर्स को संचालित करने के विचार का समर्थन नहीं करती। यह भारी लागत और रखरखाव की कठिनाई को देखते हुए एक प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है। अमेरिका और चीन के विपरीत भारत खुले समुद्र में विस्तार नहीं चाहता और उसकी गतिविधियां केवल कोस्टल एरियाज और इंडियन ओशन तक सीमित हैं। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण अभी भी योजना चरण में है, लेकिन भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी केवल हथियार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसमें जियोपॉलिटिकल बैलेंस, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस भी शामिल हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 作用の中で進められています。सबसे पहले स्पार्क फैक्ट ने लिखा है कि ओल्ड इंडिया इज बैक। मुझे अब भी याद है कैरोलिना गोस्वामी जब पहली बार वीडियो बनाना शुरू किया था, उस टाइम ये सब देखने में काफ़ी मज़ा आता था, क्योंकि वहाँ पे राइजिंग टाइम था, तो काफ़ी हद तक जो है एक अच्छे पोजीशन पे चला गया है इंडिया। तो उस टाइम पे कैरोलिना गोस्वामी की एक वीडियोस कुछ थी कि इंडिया रिक्लेमिंग इट्ससेल्फ, जो कि बहुत बड़ी हिट थी, और फिर पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो एक 1 by 1 आने लगा। बट अभी जापानीज़ जो ये इंसान है, जाने अनजाने में एक नया प्रोवर्ब जो है लॉन्च कर दिया है, ओल्ड इंडिया इज़ बैक। तो पहले था इंडिया रिक्लेमिंग इटसेल्फ, नाउ इस ओल्ड इंडिया इज़ बैक। और आशा है कि ये ओल्ड इंडिया इज़ बैक, ये इस टर्मिनोलॉजी को हम जस्टिफाई करें। अभी भी हमारे लिए बहुत सारे स्कोप्स हैं इम्प्रूवमेंट का, बट वो हर देश में ही है। बहुत सारे लोग आजकल ट्रेंड्स चल गया है मतलब इंस्टाग्राम में, कि इंडिया को हर चीज़ में पीछे दिखाना है कि हमारा यहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं है, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है। इसलिए मैंने जो वर्ल्ड रिएक्शंस जो चैनल मैंने लॉन्च किया है,
वहाँ पे आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना इंडिया में बैठ के सोचते हैं कि शायद अमेरिका यूरोप में एकदम हर चीज़ परफेक्ट है, लेकिन वहाँ पे कितने सारे इम्परफेक्शन हैं। आजकल नेपाल को देख के एक अलग ही मतलब कुछ चूज़े का ये जो है बेसिकली ये चल पड़ा है कि हाँ हमें भी ऐसे रिवॉल्ट करना है, ये करना है। पहले नेपाल का कंडीशन देखो। डेफिनेटली सरकार को प्रोटेस्ट कराना, मतलब प्रोटेस्ट करना और सरकार को फोर्स करना, भारत के लोगों के लिए फैसले लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक झटके में एकदम सरकार को हटा देना, कू कर देना बेसिकली, तो ये अगर हम करते हैं तो ये हम फॉरेन पावर को ही ऐड कर रहे होंगे, क्योंकि उसके वेकेंट पोजीशन में जो लोग आएंगे वो कोई संत नहीं होंगे। जैसे कि बांग्लादेश में भी आप देख सकते हैं, झट से शेख हसीना को हटा तो दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सिचुएशन और भी ज़्यादा बदतर हो गई, क्योंकि जो कुछ एक बहुत गुंडे का ग्रुप है ना, वो लोग दे टुक ओवर द पावर। जैसे ही गवर्नमेंट हटी तो एक बहुत लूटपाट शुरू हो गया था वहाँ पे। तो ये करके कोई मतलब बड़ी बात नहीं है कि अगर आप सरकार को ओवरथ्रो करते हैं, बट ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि उसके बाद क्या होने वाला है। तो हर चीज़ प्रॉपर प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, और जब तक बेस्ट है कि एग्जिस्टिंग सरकार को ही अच्छे फैसिलिटीज़, अच्छे पॉलिसीज़ लोगों के लिए ले, वो करने के लिए हम फोर्स करें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने ये सिचुएशन 2-3 बार फेस किया है लाइफ में, कि मैंने कुछ काम जो है एक इंसान को दिया है, वो इंसान ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो मैंने क्या किया कि इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया, झट से उसको हटा दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बाद में देखा कि जो उसके बाद काम करने आ रहा है वो उससे भी ज़्यादा बदतर है, उससे भी ज़्यादा बुरा है। तो बेस्ट होता है कि जो एग्जिस्टिंग हैं उनको ही आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करें कि वो बेटर काम करे, क्योंकि जब आप नए इंसान को लाते हैं तो यू नेवर नो कि शायद वो उससे भी ज़्यादा बदतर हो। उसके बाद रोहान राज सिंह ने लिखा है कि भारत को न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वह पहले से ही अपने न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स और 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि भारत का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का सपना उसकी स्ट्रेटेजिक पावर, सेल्फ रिलायंस और ग्लोबल लीडरशिप कैपेबिलिटीज का प्रतीक है। आज भारत केवल एक कंज्यूमर नेशन नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और रिसर्च एरिया में दुनिया की बड़ी ताकतों को टक्कर देने वाला देश बन चुका है। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी नौसेना की रीढ़ होते हैं, और यदि भारत इसे परमाणु ऊर्जा से चलने वाले स्वरूप में डेवलप करता है तो यह न केवल भारतीय नौसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ाएगा, बल्कि इंडियन ओशन और पैसिफिक रीजन में भारत की निर्णायक उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। फ्रांस, अमेरिका और रूस जैसे देशों के पास यह तकनीक है, लेकिन भारत ने हमेशा दिखाया है कि वह दूसरों पर निर्भर होकर नहीं, बल्कि सहयोग और अनुभव साझा करते हुए अपनी स्वतंत्र क्षमता विकसित करने का इच्छुक है। INS अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन का सफल निर्माण और संचालन इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि भारत के वैज्ञानिक, इंजीनियर और नौसेना अधिकारी किसी भी जटिल तकनीक को आत्मसात करने और उसे अपनी परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में पूरी तरह सक्षम हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नीति के अंतर्गत भारत ने रक्षा क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम, सबमरीन और अब एयरक्राफ्ट कैरियर में स्वदेशी तकनीक का प्रयोग इसका सबूत है। यह सही है कि शुरुआती चरणों में फ्रांस या अमेरिका जैसे देशों से तकनीकी परामर्श या सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन भारत का वास्तविक लक्ष्य अपनी फंडामेंटल टेक्नोलॉजी और स्वदेशी निर्माण क्षमता को मजबूत करना है। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण न केवल सामरिक दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश भी देगा कि भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। यह परियोजना भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जैसी संस्थाओं में स्थायी सदस्यता की दावेदारी और मजबूत बनाएगी तथा ग्लोबल सुपर पावर के रूप में उसकी स्थिति को और सुदृढ़ करेगी। इसीलिए यह कहना गलत होगा कि भारत पूरी तरह फ्रांस पर निर्भर होगा, बल्कि भारत अपने साइंटिफिक स्किल्स, रिसर्च एबिलिटी और टेक्निकल एफिशिएंसी से विश्व को चौंकाते हुए यह सिद्ध करेगा कि वह अपने बलबूते पर इस उपलब्धि को हासिल कर सकता है। ये कदम भारत की सॉवरेनिटी, सेल्फ एस्टीम और स्ट्रैटेजिक फ्रीडम का एक ऐतिहासिक माइलस्टोन साबित होगा। उसके बाद नौस्किल ने लिखा है कि हिस्ट्री इज विटनेस इफ वी सेड वी विल डू। उसके बाद तानुकी कुमार ने लिखा है कि भारत पूछता है अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ तुम कहां जा रहे हो। उसके बाद सनी ने लिखा है कि जापानीज पीपल, याद रखो भारत के पास बहुत सारे आइलैंड हैं जो नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरह काम करते हैं और जिन पर एंटी शिप मिसाइलें तैनात हैं। दूसरी बात, भारत जापान से बहुत कम ही मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदता है। आपकी सरकार हमारे देश में बुलेट ट्रेन परियोजना को आगे बढ़ा रही है, जिसका हम दिल से स्वागत करते हैं।
उसके बाद मेडा योशिटाडा ने लिखा है कि मोर ऑपरेशनल देन अ न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। उसके बाद केन ने लिखा है कि फ्रांस का जहाज परमाणु पनडुब्बी से संचालित होता है और विशेष रूप से विमान वाहक जहाज के लिए नहीं है। उसके बाद युकुमो एरू ने लिखा है कि ईमानदारी से कहूं तो जापान के लिए मददगार होगा अगर वे न केवल अपनी थल सेनाएं बल्कि अपनी नौसैनिक क्षमताओं का भी मुकाबला कर सकें। हालांकि भारतीय नौसेना को चीन के बराबर पहुंचने में काफी समय लगेगा। उसके बाद KNSBI ने लिखा है कि फॉर नाउ वी नीड टू ब्रिंग द तेजस ए 4th जनरेशन फाइटर इनटू फुल स्केल प्रोडक्शन। उसके बाद यामाटो कुरोनेको ने लिखा है कि यह किसी भी हालत में 300 मीटर की गहराई तक गोता नहीं लगा सकता। उसके बाद फ्लैश न्यू लाइट ने लिखा है कि अगर जापानी इसे बनाएं तो यह शानदार होगा। उसके बाद ताटिदो मारी ने लिखा है कि दिस इज जस्ट अ साइन ऑफ अ न्यू चाइना। उसके बाद उच्चान ने लिखा है कि आई एम सो जेलस कि आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर चलाने के लिए सफिशिएंट मैन पावर है। उसके बाद जरबदडिया ने लिखा है कि मेरा मानना है कि दुनिया को वास्तव में 2050 तक 4th पावर की जरूरत है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था और मजबूत सैन्य शक्ति, क्योंकि तब तक अमेरिका कमजोर हो जाएगा, चीन उन्हें पीछे छोड़ देगा और बहुत आगे निकल जाएगा। रूस पीछे है, उनके पास अपनी सैन्य शक्ति बनाए रखने के लिए बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि मेरा ये प्रेडिक्शन है या फिर विश बोल सकते हैं कि ना तो चाइना और ना ही यूएसए, अगर इंडिया और रशिया ये दो देश रूल करें ना देश को, तो द वर्ल्ड विल बी अ मच मच बेटर प्लेस। अगर हम रशिया की हिस्ट्री देखें, रशिया की, सोवियत रशिया की भी छोड़ते हैं, अगर रशिया की पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखें या फिर पावर का जो है, रशिया ने कभी भी जिस तरीके से अमेरिका ने मिसयूज़ किया है, अनटिल एंड अनलेस रशिया वाज पुश टू द वॉल, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी ऑल नो कि हमने यूक्रेन में वो जो है रशिया बहुत सालों से वार्निंग देता रहा है कि एक्सपैंड मत करो नेटो को, डोंट एक्सपैंड, मतलब रशिया के बॉर्डरिंग जो देश है उनको इन्फ्लुएंस मत करो। आज इतने साल वार्निंग देने के बाद ही जो है रशिया ने अटैक किया था। तो अगर इंडिया और रशिया की हिस्ट्री देखा जाए तो दूसरे देशों के साथ जो हमारा बर्ताव है वो चाइना और अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो ये मेरी विशफुल थिंकिंग है, अगर सच हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अगर इंडिया और रशिया एट द टॉप ऑफ द पावर हो, रशिया को डाउन जाना, मतलब रशियन इकोनॉमी जो भी हो, बहुत कुछ हिडन चीज़ है। अभी वॉर में जो है वो उनको बहुत फ़ायदा ही हो रहा है। और दूसरी बात है कि रशिया इतना ईजिली डाउन, रशिया के ओनली पावर है कि मैन पावर। अगर रशिया के पास मैन पावर हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो रशिया में जो रिसोर्स छुपा हुआ है वो तो मतलब आने वाले बहुत सारे सालों में ख़त्म नहीं होगा। उल्टा जो आर्कटिक वगैरह जो बर्फ़ पिघलने में जो वहाँ पे जितने सारे रिसोर्सेज है, रशिया विल बी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर वो रिसोर्सेज को जो प्रॉपर्ली यूटिलाइज करे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा करप्ट ना हो, क्योंकि पुतिन करप्ट नहीं है, बट रशिया के पुतिन के अंडर जो बहुत सारे रशियन जो मिनिस्टर है वो काफ़ी बहुत सारा करप्शन है। ये अगर रशिया इस चीज़ को सॉल्व कर ले और रशियंस को अपने देश पे प्राउड फील होना, जो कि तो बेसिकली रशिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वो वेल्थ जो है हर एक के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा है कि वेल्थ तो रशिया के पास भर भर के हैं, लेकिन हर एक के पास वो पहुंचा नहीं है। बहुत सारे रशियंस आज भी जो है इतने अमीर देश होके भी जो है गरीबी में बिता रहे हैं। तो वो अगर हो जाए तो रशिया विल बी एट द टॉप। और इंडिया को भी ये चीज़ को लुक आउट करना है कि हर मतलब एडुकेशन, इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि बहुत कोई बोलते हैं कि इंडिया और रशिया में डिफरेंस है, कि रशिया में मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे पॉपुलेशन के हिस्से में जो है इतना वेल्थ जो है नहीं आया है, क्योंकि रशियन जो इकोनॉमी है वो रिसोर्स बेस्ड काफ़ी ज़्यादा है। एक तो वेपन टेक्नोलॉजी में उनका दिमाग बहुत चलता है और आईटी में भी उनका दिमाग चलता है, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे रिसोर्स, क्योंकि पीपल हैव बिकम सो लेजी, क्योंकि उनको पता है कि पेट्रोल और गैस है और ये जो रिसोर्सेस है ये उनको इनफ इनकम देता है। लेकिन इंडिया के केस में क्या है कि इंडियन की इकोनॉमी जो है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में, वहाँ के प्रॉपरली जो पॉपुलेशन ने जो है इंडिया में पॉपुलेशन इज़ द मेन रिसोर्स, जहाँ पे पॉपुलेशन ही जो है काम करके सरकार को या फिर एक बड़े जो ऊपर के जो स्टार्टअप में ऊपर पोजीशन में है उनको पैसा कमा कर देता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में पॉपुलेशन के पास ही जो है वो एडुकेशन नहीं है या फिर वो नॉलेज नहीं है कि वो बिजनेस क्रिएट कर पाए या फिर नौकरी कर पाए। तो इंडिया की प्रॉब्लम ये जो रिच एंड पुअर के बीच गैप है, डेफिनेटली करप्शन को तो हटाना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेशन और सोच समझ दे तो इंडिया के लोअर पॉपुलेशन में भी काफ़ी सारा पैसा पहुंचेगा। लेकिन रशिया के केस में क्या है कि एडुकेशन अच्छा खासा लिटरेट है और देश में तो रिसोर्स है ही, लेकिन वो रिसोर्सेज का जो रेवेन्यू है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा है सारे रशियंस के। तो ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा
सेम बट डिफरेंट, बट सिचुएशन सेम है, पर ओवरऑल प्रॉब्लम एक ही है कि हर एक के पास जो है वेल्थ पहुंचना चाहिए, तभी जो हमारे सिविक सेंस ये सब जो हम बोलते हैं बहुत सारे, जब पॉपुलेशन के पास थोड़ा वेल्थ जाता है और थोड़ा एडुकेशन जाता है तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली हर लोगों को तो नहीं पर बहुत सारे लोगों में सिविक सेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। हालांकि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसा कुछ जगह है जहाँ पे लोगों के पास पैसा और ये है फिर भी सिविक सेंस नहीं है, ये भी सच है, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ता है एडुकेशन और पैसा होने का। उसके बाद जूनियर 5वीं रैंक ने लिखा है कि क्या न्यूक्लियर पावर ही उत्तर होना चाहिए, इसका मेंटेनेंस और डिस्पोजल तो बहुत मेहनत वाला काम लगता है। उसके बाद हिरोयुकी ने लिखा है कि मुझे आश्चर्य है कि भारत की एम्बिशंस ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बीच हैं या अरेबियन पेनिनसुला और इंडोनेशिया के बीच। उसके बाद क्लिनिक लैबोरेटरी ने लिखा है कि फ्रांस के पास कोई हेजिटेशन नहीं है और वह चीन को निर्यात करता रहता है, भले ही उसे रोकने के लिए कहा गया हो। उसके बाद कैबस जीरो ने लिखा है कि सोशल बॉन्ड की वापसी जारी रहेगी। अगर यूक्रेन बमबारी के माध्यम से रिसोर्स डेवलपमेंट को नष्ट करना जारी रखता है तो हम मुश्किल में पड़ेंगे। अगर लोगों की बचत गायब हो गई तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगी, जिससे क्रेमलिन से डिससैटिस्फाइड फेडरल रिपब्लिक्स में दंगे हो सकते हैं। यह सिविल वॉर की शुरुआत है। उसके बाद एमडी ने लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स, चीन, कम्युनिस्ट पार्टी, रूस और भारत एक क्वाड्रिलैटरल बनाएंगे। जापान को यूरोप और भारत के साथ साझेदारी करनी चाहिए। उसके बाद ओशिरुको ने लिखा है कि मुझे लगता है कि फ्रांस किसी को भी बेच देगा, बस उसके पास पैसा होना चाहिए। उसके बाद यामाटो कुरोनेको ने लिखा है कि क्या वे ऑस्ट्रेलिया को यहां अपनी सबमरीन बिक्री रोकने के लिए कॉम्पेंसेशन देंगे। उसके बाद कोजो ने लिखा है कि जहाज को स्क्रैप करने की लागत को देखते हुए कन्वेंशनली पावर्ड शिप निश्चित रूप से सस्ता होगा। उसके बाद यासुशी फुकाई ने लिखा है कि भारत सैन्य उपकरणों के मामले में फ्रांस के साथ साझेदारी कर रहा है। वे अपने फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर यूके के साथ साझेदारी नहीं करना चाहते और उनके पास तकनीक भी नहीं है। रूस अपनी यूक्रेन पर आक्रमण से तबाह हो चुका है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे अमेरिका से भी नफरत करते हैं, इसलिए लगता है कि यह एक तरह की प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है। उसके बाद सात्सुमा गोंटा ने लिखा है कि लगता है भारत अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के माध्यम से विदेशी मुद्रा कमाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद डेमोक्रेसी सप्लायर ने लिखा है कि हमारे कुछ जापानी दोस्तों की हाल की रेसिस्ट कमेंट्स के बाद मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। मैंने पहले सुना था कि जापानी और दक्षिण कोरियाई लोग भारतीयों, फिलिपिनो और अन्य डेवलपिंग या कम डेवलप्ड देशों के प्रति बहुत रेसिस्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह जापान की दयालुता है कि उसने गरीब भारत को सहायता दी। मैं कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं करना चाहता। सचमुच भारत में लोग बेशक जो सक्रिय रूप से जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में लगे हैं, जापान को सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि एक ऐसा देश मानते हैं जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए। उसके ईमानदार लोग उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट इंस्पिरेशन देने योग्य हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि एक बार किसी राष्ट्र के बारे में जब आप कोई स्टीरियोटाइप बना देते हैं तो उसे आसानी से बदल पाना मुश्किल होता है। उसके बाद के टी ने लिखा है कि मुझे आश्चर्य है कि इसे करने में कितने दशक लगेंगे। उसके बाद MMN मोकिटिलिया ने लिखा है कि नेवल स्ट्रेंथनिंग बहुत ही परेशान करने वाला है। उसके बाद ब्लैक हिस्ट्री ने लिखा है कि पहले क्या हमें एक कैटापुल्ट बनाने के लिए तकनीक और ऑपरेशनल नॉलेज हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह केवल स्टीम पावर्ड ही क्यों ना हो। अगर यह स्की जंप टाइप का होता तो विमान को अपनी शक्ति से टेक ऑफ करना पड़ता, जिससे वे कितनी वेपन्स ले जा सकते हैं इसकी सीमा हो जाती और उनकी अधिकतम लड़ाकू क्षमता सीमित हो जाती। उसके बाद नेकीट ने लिखा है कि फ्रांस न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल का ऑपरेट करता है, लेकिन इसके कैटापुल्ट अमेरिकी निर्मित C-13 हैं। कम से कम ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत को कैटापुल्ट का निर्यात करना या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना असंभव लगता है। इसका मतलब है कि एकमात्र विकल्प STOBAR कैरियर बनाना है, जैसे कि विक्रांत। ईमानदारी से कहूं तो यह स्पेसिफिकेशन आधा अधूरा ही है। क्या यह राफेल कैरियर के लिए पर्याप्त है?